जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कल हमने क्लास में पढ़ा था, आपको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था हम लोगों ने। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग आता है और एक एमसीक्यू आएगा, एक वन वर्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा। अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसमें आपके एमसीक्यू के साथ साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन का किस टाइप का पैटर्न रहेगा वो भी पढ़ेंगे। और जो है मतलब हम सारे टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टाइप से स्टार्ट करते हुए जो बोर्ड के मॉडल पेपर को पैटर्न को देखते हुए हमने एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है। आप लोग क्लास में बने रहिएगा और कॉपी और पेंसिल साथ में लेके बैठना। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे और रीड आउट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है एक्स अक्ष से। यहाँ पर क्लियर बोला गया है कि हमें जो डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, वो बच्चों हमें निकालनी है एक्स अक्ष से डिस्टेंस निकालनी है। यानी एक्स अक्ष से डिस्टेंस का मतलब ये है कि हम वाई अक्ष पर जो डिस्टेंस है ना वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक्स अक्ष से कितनी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष से जो डिस्टेंस है वो वाई के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स अक्ष से डिस्टेंस होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पर ये बोलता एक्स अक्ष पर बिंदु की दूरी, तो यहाँ पर बच्चों हमारा आंसर 7 ना होकर क्या होता, 4 होता। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन दो पैटर्न के बनते हैं, या तो वो उस पॉइंट पर पूछेगा यानी कि उस अक्ष पे पूछेगा, या उस अक्ष से पूछेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है एक्स अक्ष से डिस्टेंस। एक्स अक्ष से डिस्टेंस यानी कि वो वाई अक्ष की डिस्टेंस पूछना चाह रहा है, और यहाँ वाई अक्ष की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 7। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। और इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है वाई अक्ष, वाई इन व्हाट द रेशियो वाई एक्सिस डिवाइडेड द जॉइंट, पी पॉइंट दे रखे हैं ये एंड क्यू पॉइंट दे रखे हैं ये। इसने ये बोला है कि पी और क्यू को ज्वाइन करता है वो वाई एक्सिस करता है। यानी कि बच्चों हम मान सकते हैं कि हमारे पास ये पी है और ये क्यू है। अब पी और क्यू को ऐड करने वाला जो पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट को हम कुछ भी मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ओ है, बट उसने क्लियरली बोला है कि वो जो पॉइंट है वो तुम्हारा वाई एक्सिस का है। और वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं या वाई एक्सिस के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,y। यानी कि इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 0,y। ये तो क्लियर हो गया। क्यों क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि वो वाई एक्सिस पे डिवाइड करता है, वाई एक्सिस पे डिवाइड करता है, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,y। पी के कोऑर्डिनेट बच्चों आपको दे रखे हैं -4,2 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 8,3। तो देखो बच्चों पी क्यू को जो डिवाइड करता है वो हमारी वाई एक्सिस करती है। वाई एक्सिस मतलब उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,y। अब हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास होता है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला होता है यानी कि अंतः विभाजन सूत्र। तो बच्चों अंतः विभाजन सूत्र होता है x, y इक्वल्स टू, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो बच्चों इस सूत्र के अंदर जो ये कोऑर्डिनेट हैं वो होते हैं जिसको वो विभाजित करता है वो कोऑर्डिनेट है। तो यानी कि जो विभाजित कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 0,y। ओके, अब यहाँ पर जो x1 x2 क्या होंगे, पहले बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उनको मानते हैं x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक को मानेंगे x2 y2। और यहाँ पर जो m1 और m2 होता है वो आपका रेशियो होता है, रेशियो यानी अनुपात होता है। जो ये बिंदु है वो इस रेखा को कितने भागों में जो विभाजित कर रहा है उसके अनुपात को हम बोलते हैं m1 और m2। अब हमें m1 और m2 का मान निकालना है जो दे नहीं रखा।
तो हम इसको कुछ और मानने से बेटर है कि m1 और m2 को उसी टर्म में रहने देते हैं। तो m1 को सेम लिखो, x2 की वैल्यू आपको दे रखी है 8 प्लस m2 को सेम लिखेंगे और x1 की वैल्यू आपको दे रखी है -4 अपॉन m1 प्लस m2। ये नहीं दिख रहा, अभी रुका हुआ है वीडियो। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। हम एक न्यू पेज ऐड करके कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है x, y इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो हमें वैल्यू गिवन है, x1 y1 की वैल्यू है, x1 y1 है, x1 है हमारे पास -4 और y1 है 2। x1 है -4, x1 है हमारे पास -4, y1 है हमारे पास 2। वैसे क्वेश्चन के अंदर x2 है 8 एंड y2 है 3, x2 है 8 एंड y2 है 3। ओके, क्या कोऑर्डिनेट दे रखे थे? -4,2 8,3, तो -4,2 एंड 8,3। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट जो दे रखे थे हमें वो दे रखे थे 0,y, m1 को m1 रहने देते हैं, x2 की वैल्यू हमें दे रखी है 8 प्लस m2 को m2 रहने देंगे, x1 की वैल्यू है -4 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 को सिमिलर रहने देंगे, y2 की वैल्यू दे रखी है आपको 2 प्लस m2 को सेम, y1 की वैल्यू दे रखी है बच्चों हमें 2, y2 की वैल्यू है 3, है ना, अपॉन m1 प्लस m2। अब बच्चों हमसे पूछा है कि वो किस रेशियो में डिवाइड होता है, तो यहाँ पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0,y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 8m1 माइनस 4m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो बच्चों, ये जो कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस का है और ये जो कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस का है। हमें निकालना किसकी है? m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। तो m1 और m2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें x के कोऑर्डिनेट की वैल्यू फिक्स पता है कि वो 0 है, तो हम ये इक्वल्स टू ये ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, 0 इक्वल्स टू 8m1 माइनस 4m2 अपॉन m1 प्लस m2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 8m1 माइनस 4m2 इक्वल्स टू 0 और ये निकल के आ जाएगा 8m1 इक्वल्स टू 4m2 और यहाँ से इसको कट करेंगे 2 टाइम, ये 1 टाइम, तो 2m1 इक्वल्स टू क्या आया? 1m2, m2 को अपॉन में ले जाएंगे, 2 को उधर, तो m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा हमारे पास m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 1 रेशियो 2। तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी ऑप्शन, 1 रेशियो 2। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2, 3 फ्रॉम द x एक्सिस, यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, x अक्ष से बिंदु 2, 3 की दूरी, यानी x अक्ष से हमें क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। x अक्ष से मतलब x एक्सिस को ना चेक करके हम किसको चेक करेंगे? y को,
तो y की डिस्टेंस कितनी है 3, तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पर बच्चों से पूछा गया है, तो से होने पर तो हम निकालेंगे y वाले पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी। अगर यहाँ से ना होकर पर होता तो जो हमारा करेक्ट आंसर होता वो क्या होता 2। यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो उस पर्टिकुलर एक्सिस की डिस्टेंस पूछेगा या फिर उससे दूरी पूछेगा। यहाँ पर से पूछी गई है एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी यानी वाई एक्सिस की पूछना चाह रहा है, और वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 3। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पे इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है, यदि a इक्वल्स टू ये पॉइंट दे रखे हैं, b इक्वल्स टू ये और p इक्वल्स टू ये, पर समकोण, ये 2 बार लिख गया है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी कि ये बोल रखा है इसने कि ये जो पॉइंट है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हमें y की वैल्यू बतानी है। देखो बच्चों समकोण त्रिभुज की एक कंडीशन होती है, और जो समकोण त्रिभुज है वो किस पर है, इसमें बोला गया है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो P पॉइंट पे दे रखा है, यानी कि हम इस टाइप से बना सकते हैं, इसको P नाम दे देंगे, इसको A और इसको B। ओके, अब P के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको 12, y। ओके, एंड B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 11, -5, और वैसे ही सेम A के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 5, 3। देखो बच्चों यहाँ पर इसको बोला गया है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन होती है, यहाँ पर अप्लाई होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बोलती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण क्या है हमारे पास, ये है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा आपके AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, यही होगा बच्चों। यानी कि यहाँ पर जो कर्ण है वो आपका AB है, ये लंब और ये आधार, इस टाइप से लिख देंगे। अब AB का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AB क्या है, डिस्टेंस ऑफ AB, तो डिस्टेंस ऑफ AB निकालने के लिए जो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, यानी दूरी का जो सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। किसी दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस बोल दो या फिर दूरी के बीच का जो सूत्र होता है वो आपका ये होता है। अब ये सूत्र हम वहां अप्लाई करेंगे, तो ए बी में जो पहले पॉइंट है उनको आप मान लो x1 y1 और इन पॉइंट्स को मान लो x2 y2। अब निकालो, ये वैल्यू हमें पुट करनी है यहाँ पर। जब यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x2 - x1 यानी कि 11 - 5, 11 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब बाकी आगे क्या है y2 - y1 यानी कि -5 - 3, -5 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एपी का स्क्वायर। तो एपी क्या दे रखा है बच्चों, एपी दे रखा है ये, तो एपी के पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको x1 y1 माना है तो इनको मान लेंगे x2 और y2, तो ये हो जाएगा 12 - 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y -3 का होल स्क्वायर। जैसे एपी के लिए निकाला वैसे अब पीबी के लिए निकाल लेंगे, ये हो जाएगा प्लस √, पीबी को क्या लिखेंगे, पीबी है हमारे पास ये 1 1 मान लो और इनको 2 2, तो ये हो जाएगा 11 - 12 का होल स्क्वायर प्लस -5 और -y का होल स्क्वायर, यही होगा बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 11 - 5, 11 - 5 कितना होता है, 11 - 5 होता है 11 में से 5 गए 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 प्लस -5 - 8, ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इक्वल्स टू, इसको हम लिख देंगे बच्चों 12 - 5 यानी कि 7, और 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस y -3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस √, अब ये क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा
11 माइनस 12 यानी -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। वन प्लस, इसको दोनों माइनस में होते हैं तो इसको हम लिख देंगे 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो बच्चों 36 और 64 को ऐड करने पर आ जाएगा 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 10 का, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 49 प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 माइनस, इस वाले टर्म को इधर ले आओ, ये आएगा 1 प्लस 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 49 प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों यहां तक सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, वाई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद में यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये चीज आप लोग खुद सॉल्व करना, ये मैं यहाँ तक छोड़ देती हूँ, डीवाईएस कर देती हूँ, आगे आप सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकाल लेना। इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -5,11 है तो उसके भुज होंगे। देखो बच्चों दो टाइप की चीजें हैं, ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर भी आया था बोर्ड पेपर में। भुज होता है और एक होती है कोटि। देखो भुज को इंग्लिश में बोलते हैं अप्सिसा एंड कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो यानी कि जब एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस की बात है तो एक्स अक्ष का मतलब है भुज, और वाई अक्ष की बात है यानी वाई एक्सिस की बात हो रही है तो उसका मतलब होता है कोटि। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देखो, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक ये है तो उसका भुज है यानी कि अप्सिसा है। यानी कि भुज यानी कि क्लियरली वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, एक्स एक्सिस। तो आप खुद लोग देखिए इस कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या है, आगे वाले निर्देशांक होते हैं एक्स के, पीछे वाले होते हैं वाई के, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा -5, -5 इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर ये भुज ना पूछकर कोटि पूछता, कोटि यानी कि वो पूछता क्वेश्चन में द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर ऑर्डिनेट, तो फिर आपका आंसर जो होता वो होता 11। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि किसी बिंदु 2, -2 और -1, x के बीच की दूरी ये है, यानी कि कोई दो बिंदु दे रखे हैं आपको, वो दो बिंदु ऐसे मान लीजिए ये a है और ये b है। ठीक है बच्चों, a के कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल दे रखे हैं 2, -2 एंड b के निर्देशांक दे रखे हैं -1, x। ओके, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है आपको 5। ठीक है, फॉर्मूला होता है दो बिंदु के बीच की दूरी, यहां पे लिख देंगे इंग्लिश में डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है यानी ए बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है 5। बच्चों x2 - x1 क्या होगा, ये वाले पॉइंट आपके x1 y1 है और ये पॉइंट आपके x2 y2 है, तो ये हो जाएगा -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि x + 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना यहाँ पे, क्योंकि x तो सेम रहेगा, सूत्र में माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 = 2।
बच्चों -1 -2 यानी -3, -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, जब तक यहाँ अंडर रूट है हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये जो क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स तक का आएगा। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इससे आगे यहाँ कर रही हूँ बच्चों, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, जब हम अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करने पर इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 करने पर पावर 2 से 2 कट जाएगा और 1 बच जाएगी। 5 का स्क्वायर होता है 25 इक्वल्स टू 9 प्लस, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। इसको हमने खोला a प्लस बी के होल स्क्वायर से, 9 को इधर लेके गए, 25 माइनस 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ये हो जाएगा बच्चों 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। 16 को उधर ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, प्लस 4 तो ऑलरेडी था, ये उधर गया तो माइनस के 16 बराबर 0। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 12 इक्वल्स टू 0, यानी कि हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करने पर तो क्या आए 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 12। तो वो जो दो नंबर हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करके देख लेते हैं हम। वो जो दो नंबर हो जाएंगे, हमें सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। हमने ये चीज परसों की क्लास में पढ़ी भी थी कि ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पर तो आए आपके 4 एंड मल्टीप्लाई करने पर आए माइनस का 12। तो वो जो दो नंबर होंगे बच्चों वो होंगे 6 एंड 2 माइनस के, दोनों का मल्टीप्लाई माइनस के 12 होगा, दोनों को ऐड करने पे 4 आएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर को सेम बीच वाले टर्म की जगह वो दो नंबर लिखने होते हैं, 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहां तक आपके टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 6। यहां तक आपके टर्म में से -2 कॉमन आएगा, x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये दोनों ब्रैकेट आपके कॉमन हैं, x प्लस 6 सिमिलर रहेगा, यहां से बचेगा x और यहां से आएगा -2 इक्वल्स टू 0। अब बारी बारी से दोनों को बराबर 0 ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू -6। नेक्स्ट टर्म है आपके पास x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो आपकी x की नेक्स्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी प्लस के 2। तो बच्चों आपकी वैल्यू, ये आपकी वैल्यू क्या निकल के आई, वैल्यू ऑफ x निकल कर आई -6 एंड 2। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है -6 एंड 2। हाँ, तो हमारे पास एक ही वैल्यू दे रखी है 2, क्योंकि दूसरी वैल्यू तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो वैल्यू है -6 एंड 2। तो हमारे पास जो करेक्ट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2, क्योंकि -2 तो ऑप्शन में है नहीं और 6 यहाँ पे दे नहीं रखी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है बच्चों, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है समान दूरी, यानी इक्वल डिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस है माइनस के 4,1 एंड 2,3। तो हमसे यहाँ ये पूछा है कि y अक्ष पर जो वो बिंदु है वो निकालना है, यानी कि आपको एक कोई a पॉइंट और b पॉइंट दे रखे हैं। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके -4,1 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3। इसके बीच में आप मान लीजिए वो P पॉइंट है। जो P पॉइंट है वो y एक्सिस का है, दैट्स वाई इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके 0,y, यानी कि इसने y अक्ष बोला है इसलिए मैंने 0,y लिखा है। अगर यहाँ पर ये बोलता कि वो y अक्ष के कोऑर्डिनेट ना होकर x अक्ष के कोऑर्डिनेट है तो यहाँ हम लिखते x, 0।
अब इसने एक शर्त दे रखी है कि वो जो पॉइंट है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस ऑफ एपी इक्वल्स टू है डिस्टेंस ऑफ पीबी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ एपी इक्वल है डिस्टेंस ऑफ पीबी, यानी कि हिंदी में बोलेंगे कि एपी के बीच की दूरी बराबर है पीबी के बीच की दूरी। अब हम एपी के बीच की दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला वही सेम ये वाला लगेगा आपका, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पर किस किस के बीच में, ए और पी के बीच में। तो ए और पी के बीच में अप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट होंगे आपके x1 y1 और ये पॉइंट होंगे x2 एंड y2। तो अप्लाई कर देते हैं, तो अप्लाई करने पर ये होगा 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये होगी एपी के बीच की दूरी। वैसे ही अब हम निकालेंगे पीबी के बीच की दूरी। तो जब पीबी के बीच की दूरी निकालेंगे तब इन पॉइंट्स को तो आप 1 1 ले लो, इसको मान लेंगे x1 y1 एंड इन पॉइंट को मान लो x2 y2। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब हमें अंडर रूट हटाना है, तो अंडर रूट हटाने का एक ही तरीका है स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो वर्ग कर दीजिए, वर्ग जब करेंगे तो वर्ग करने पे अंडर रूट हट जाएगा, 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 0 हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब बस हम क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी यानी कि सर्वसम्मिका का यूज कर लेंगे। तो 16 को एज वेल एज लिख दीजिए, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab यानी 2y। वैसे इसको खोलेंगे 4 को सेम, इसको खोलेंगे a स्क्वायर यानी 9 प्लस y स्क्वायर माइनस के 6y, क्योंकि 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 2ab होता है ना माइनस के 2ab और यहाँ पे a क्या है 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6y। देखो बच्चों y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जितनी भी टर्म है वो सब एक तरफ शिफ्ट कर दो, यानी y को इधर ले आओ, नंबर को उधर। तो माइनस के 2y मेरे पास ऑलरेडी इधर है, जब 6y इधर आया तो ये हो गया प्लस का 6y इक्वल्स टू, अब यहाँ हमारे पास क्या है 9 और 4, ये हो गया 13। अब उधर हमें लेके जाना है, 16 प्लस 1 कितना होता है 17 और 17 उधर गया तो माइनस के 17। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना निकल के आया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4y। अब ये हाँ, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये निकल के आएगा 13 माइनस 14, ये हो जाएगा माइनस के 4, 4 से 4 कैंसिल 1 टाइम, तो y इक्वल्स टू कितना निकल के आया -1, यानी कि वैल्यू ऑफ y या y के जो निर्देशांक हैं वो कितने हैं -1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बिंदु ए बी सी और डी के शीर्ष हैं, यानी कि आपको इसमें से ये पता करना है कि ये जो निर्देशांक दे रखे हैं वो किसके हैं। तो देखो बच्चों, जब भी आपको 4 निर्देशांक दे रखे हो, यानी वो 4, इसको आप मैं न्यू पेज पे बता देती हूँ। जब भी आपको 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए बी सी एंड डी, अब आपको नहीं पता कि वो स्ट्रक्चर किसकी है, तो आप उसको बेसिकली ऐसे करके कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए, यानी कि क्वाड्रिलेटर बना लेंगे ए बी सी और डी। अब आपको यहाँ पर टोटल 6 डिस्टेंस निकालनी है, एक ए बी निकालोगे, एक बी सी, एक सी डी, एक डी ए, एक ए सी और एक बी डी, यानी कि आपको ये और ये, यानी 4 डिस्टेंस तो ये निकालनी है और 2 निकालनी है डायगोनल की। अब ये डिस्टेंस निकालने के बाद में
अगर चारों भुजा समान आती है, यानी कि इनकी चारों की डिस्टेंस बराबर आती है, यानी कि हमें रोम्बस के अंदर यानी कि वर्ग के अंदर क्या होता है, वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि चारों भुजा बराबर आएंगी, और डायगोनल यानी कि उनके विकर्ण भी क्या आएंगे, विकर्ण भी बराबर होंगे, यानी कि उनकी सारी की सारी भुजा बराबर आए, डिस्टेंस बराबर आए और उनके विकर्ण बराबर आए, तो वो स्ट्रक्चर किसकी है, वर्ग की है। फिर रोम्बस में क्या होता है, जो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे रखा है ये वाला रोम्बस, तो रोम्बस के अंदर होता है, रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं सम चतुर्भुज, सम सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल, इक्वल बट विकर्ण बराबर नहीं होंगे, यानी कि पता चल गया, अगर चारों भुजा समान है और विकर्ण भी समान है तो उसे बोलेंगे वर्ग, और अगर चारों भुजा समान है विकर्ण समान नहीं है तो उसे बोलेंगे रोम्बस। फिर क्या दे रखा होता है, फिर है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर कोई भी दो साइड इक्वल होंगी, ए बी इक्वल्स टू मान लो सी डी है, और ए डी इक्वल्स टू है आपकी बी सी, एंड विकर्ण भी बराबर होंगे, ए सी इक्वल्स टू आएगा बी डी। तो ये कंडीशन होने पर रेक्टेंगल होगा, यानी कि आयत, यानी कि कोई भी दो भुजा आपस में समान होंगी, आमने सामने की कोई भी दो दूरी समान होंगी और उनके विकर्ण भी समान हो, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आयत। और अगर विकर्ण समान नहीं हो, विकर्ण समान नहीं हो, यानी AC इज नॉट इक्वल्स टू BD, तो इस कंडीशन में वो हो जाएगा विषम चतुर्भुज। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ हमें क्वेश्चन दे रखा था ABCD, अब हम यहाँ क्या करेंगे, बारी बारी से सबकी डिस्टेंस निकालेंगे। हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं बच्चों, वो 4 पॉइंट दे रखे हैं। ए के पॉइंट है हमारे पास 9,0, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 9,6, एंड सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको -9,6, एंड डी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको -9,0। देखो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपका आएगा 4 मार्क्स में, और 100% इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये क्वेश्चन बेशक मैंने एमसीक्यू में लिया है, बट एमसीक्यू में लेने का रीजन ये नहीं है कि आपको एमसीक्यू में ही ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा आपके 4 नंबर का, बट इस एमसीक्यू टाइप में लेने का रीजन ये था कि मैं एक क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताने वाली थी कि इसके पैटर्न पे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो यहाँ से अब हम टोटल 6 डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, अब ये हो जाएगा 9 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 9 - 9 0, ये हो जाएगा 6, यानी ए बी कितना निकल के आया आपका 6। ओके, अब हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे 9 + 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 6 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, 9 + 9 हो जाएगा 18, 18 का स्क्वायर करने पर आ जाएगा 18। फिर हम निकालेंगे सी डी। तो सी डी निकालने का मतलब है इन दोनों की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा -9 + 9 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 6, क्योंकि -6 का स्क्वायर 36 और 36 का वही करने पे 6 आ जाएगा। अब निकालेंगे डीए। तो डीए जब हम निकालेंगे तो डीए का मतलब है ये x1/1 और ये x2/2, तो ये आ जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा -18 का स्क्वायर करने पे 384,
और फिर वापस से वही 18 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 80। अब हम निकालेंगे AC। अब हमने चार साइड तो निकाल दी, अब हमें विकर्ण निकालने यानी डायगोनल निकालने। तो AC निकालेंगे, तो AC निकालने के लिए ये x1y1 ये x2y2, तो ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर प्लस 6 -0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 384 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा। इसको ऐड किया 0, 3 और 8 कितना हुआ 11, 11 और 1 2, 1 कैरी और ये 4, यानी अंडर रूट ऑफ 420। अब हम निकालेंगे AC निकाल दिया, अब BD निकालेंगे। BD निकालने के लिए भी सेम सीक्वेंस करेंगे। ये हो जाएगा 9 + 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर, तो सेम चीज ये भी 384 प्लस 36 और ये भी निकल के आएगा 420। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, प्रीवियस पेज पे ले जाके दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया था अगर दो दो साइड इक्वल हैं और उनके डायगोनल भी आपस में इक्वल हैं, तो वो स्ट्रक्चर किसकी होगी, रेक्टेंगल की। तो यहाँ पर वही चीज हमें देखने को मिल रही है कि देखो दो साइड इक्वल हैं, यानी कि AB इक्वल्स टू निकल कर आ रही है किसके, CD के, BC इक्वल्स टू है आपके DA के, एंड दोनों आपस में डायगोनल भी इक्वल है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, आयत की, यानी कि रेक्टेंगल आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यदि किसी वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदु ये दे रखे हैं -4, -3 और 2, 7, तो इनके केंद्र क्या होंगे, यानी कोई सर्किल है, सर्किल का जो सेंटर पॉइंट से जो लार्जेस्ट कोण जो होती है वही आपकी क्या होती है, व्यास होती है, यानी कि डायगोनल होती है। अब इसने जो जो दे रखी है वो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं A और B के, तो A और B के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं -4, -3 एंड B के कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं 2, 7। तो बच्चों आप लोगों को ये तो पता है कि A और B का ये जो पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि ये जो O पॉइंट है वो A और B के मिड में है, मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ O इक्वल्स टू होगा मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी AB के मिड पॉइंट। अब देखो इसको तो O को तो सेम रहने दो, इक्वल्स टू, अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ओके बच्चों, यहाँ पर इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये निकल के आएगा, पॉइंट क्या निकल के आएंगे, -4 + 2 अपॉन 2, -3 + 7 अपॉन 2। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 1 टाइम, ये 2 टाइम, दैट मीन्स ये आंसर आएगा आपका -1, 2। यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर यही तो पूछा गया था कि केंद्र के निर्देशांक क्या है, तो केंद्र है हमारा O, तो जो केंद्र के निर्देशांक निकल कर आए, केंद्र के निर्देशांक बराबर -1, 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट यानी केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन दे रखा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुओं -1, 0 और 5, 0 से समान दूरी पर है, यानी कि हमें जो पॉइंट लेना है वो एक्स अक्ष पे लेना है। देखो बच्चों अभी जो इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था वो वाई अक्ष का था, एक्स अक्ष का बिंदु है मतलब उसके निर्देशांक होंगे x, 0।
तो यहाँ पर हम मान लो वो ये ए है और ये बी है और बीच में कोई एक पॉइंट है बीचों बीच में जो है पी, पर वो पी पॉइंट क्या है, एक्स अक्ष का, यानी x,0। ए पॉइंट के निर्देशांक आपको दे रखे हैं -1,0 एंड बी पॉइंट के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 5,0। ओके बच्चों, अब इसने क्या बोला है कंडीशन में कि वो दोनों समान दूरी पर है, यानी कि AP इक्वल्स टू लेना है आपको PB, यानी कि हम लिखेंगे AP के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी बराबर है PB के बीच की दूरी। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर है 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, ये 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 को अगर ऐड करेंगे तो यही टर्म आएगा, इससे मतलब ये बना आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 माइनस x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, इससे ये अंडर रूट खत्म, इससे ये अंडर रूट खत्म, x प्लस 1 इक्वल्स टू 5 माइनस x को इधर लेके आएंगे x प्लस x, 1 को उधर ले जाएंगे 5 माइनस 1, और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, 2 से कट किया 2 टाइम x इज इक्वल टू 2, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस इक्वल्स टू हो जाएगा आपके 2,0, यानी कि उनके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2,0। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष को प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है, यानी कि ये आपका एक्स अक्ष होता है और वाई अक्ष ये होता है, इसका ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है ये क्या कहलाता है, ओरिजिन, ओरिजिन या फिर मूल बिंदु। तो आपसे यही पूछा गया है कि दोनों को जो कट करता है वो बिंदु क्या कहलाता है, तो यहाँ पर यही पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओरिजिन यानी मूल बिंदु आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बिंदुओं -3,2 तथा 6,1 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि ये लाइन दे रखी है कोई, ए के पॉइंट है -3,2 एंड बी के पॉइंट दे रखे हैं 6,1, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसके बीच में कोई पी पॉइंट है बच्चों, वो है y अक्ष पर यानी 0,y। तो आपसे यहाँ ये पूछा है कि वो किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि आपसे m1 और m2 का रेशियो पूछा गया है। तो हम यहाँ पे वो जो सेक्शन फॉर्मूला यानी अंतर विभाजन सूत्र जो मैंने पीछे अप्लाई किया था वही लगाने वाली हूँ। वो सूत्र है आपके पास अंतर विभाजन सूत्र, हिंदी में बच्चों इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। कहाँ अप्लाई होता है, किसी लाइन को किसी पार्ट में डिवाइड किया जाता है तभी अप्लाई होता है। तो अंतर विभाजन सूत्र आपको क्या दे रखा है, वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो ये इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं हमें 0,y इक्वल्स टू, फॉर्मूले में इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये है आपका x1 और ये है y1, ये है आपका x2 और ये है y2। तो फॉर्मूला होता है m1 x2, तो m1 को सेम रहने देते हैं, x2 की वैल्यू है 6 प्लस फिर क्या है m2 x1, m2 को सेम रहने देते हैं और x1 की वैल्यू है आपकी -3 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा। अब आगे पॉइंट क्या दे रखा है, फिर है m1 y2, m1 को सेम लिखो
y2 की वैल्यू है आपकी 1 प्लस m2 को सेम लिखेंगे और y1 की वैल्यू है आपकी 2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आएगा 0, y इक्वल्स टू 6m1 माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमें m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है, तो m1 और m2 की वैल्यू निकालने के लिए जीरो वाला बेटर रहेगा, क्योंकि हमें x अक्ष की तो वैल्यू पता है ना, तो x अक्ष को x से कंपेयर कर देते हैं। तो 0 इक्वल्स टू 6m1 माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। जब ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 6m1 माइनस 3m2 इक्वल्स टू 0। इसको उधर लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा 6m1 इक्वल्स टू 3m2। इससे 1 टाइम कट, ये 2 टाइम, तो 2m1 इक्वल्स टू क्या निकल के आया 1m2। m2 को अपॉन में ले लेंगे, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। यानी कि आपका जो रेशियो निकल के आया वो क्या निकल के आया m1 m2 का, m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू आया 1:2। तो बच्चों आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से 3,4 की डिस्टेंस क्या होगी। तो देखो ये आपका ओरिजिन पॉइंट है और 3,4 इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे 0,0 और 3,4 क्या होगा, ये मान लो 1 2 3 और 1 2 3 4। तो आपके जो पॉइंट होंगे वो आएगा यहाँ पर, ये होगा आपका P पॉइंट 3,4। ये x है और ये y है। अब बच्चों यहाँ से पूछा गया है मूल बिंदु से, मूल बिंदु यानी ये वाले ओरिजिन पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है, यानी आपसे ये पूछा गया है। तो OP इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 माइनस 0 यानी 3, तो 3 का स्क्वायर आता है 9 प्लस 16, ऐड करोगे ये आ जाएगा 25, 25 आपका स्क्वायर होता है 25 आपका स्क्वायर होता है OP इक्वल्स टू आ जाएगा 5 का स्क्वायर, रूट से ये कैंसल, तो OP इक्वल्स टू आ जाएगा 5। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,3 और 5,-6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। यानी कि इस सीक्वेंस पे क्वेश्चन हमने पढ़ रखे हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर m1 और m2 की वैल्यू पूछी थी। यहाँ पर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये जो a और b जो पॉइंट है a और p, एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें किस अक्ष पे निकालने, एक्स अक्ष पे निकालने, यानी उन पॉइंट को मान लो x, 0, क्योंकि यहाँ पे इसमें बोला गया है एक्स अक्ष के निर्देशांक है। तो एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,3 और 5,-6, यानी कि इसके पॉइंट है आपके 2,3 और इसके पॉइंट है 5,-6 को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1 और 2। यानी कि m1 की वैल्यू आपको दे रखी है 1 और m2 की वैल्यू दे रखी है 2। ये आपकी x1 की वैल्यू है, ये y1 की, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की। ओके, अब आपसे यहाँ पे x अक्ष के निर्देशांक पूछे गए, यानी कि आपको इस वैल्यू को पूछ रहा है। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, x अक्ष के निर्देशांक बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जो जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, x अक्ष के निर्देशांक को x ही लिखेंगे। m1 की वैल्यू दे रखी है 1 इंटू x2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 की वैल्यू दे रखी है कितनी 2 और x1 की वैल्यू है 2 अपॉन 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस 4
अपॉन 3, ये आ जाएगा 9/3, तो यहां से आ जाएगा 3, यानी कि एक्स अक्ष तो यहां लिख देती हूं, है ना, एक्स अक्ष के निर्देशांक बराबर 3,0। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ हमारी पीपीटी खत्म होती है। इसी सीक्वेंस में आगे हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में देखेंगे कौन सा टॉपिक उठाते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप करते रहना। अब आपको जी मतलब पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेने आने वाले हैं यशपाल जी सर। ठीक है, वेलकम सर, थैंक यू। जय हिंद साथियों, गुरुन ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो सब? मजे में? केम छो? मजामा? यस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुरुन 4.0 रीलोडेड, लेसन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर देखिए, स्लाइड पर। मनी एंड क्रेडिट तीसरा लेसन है। इसमें से भी आपके पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। मुद्रा और साख इस लेसन का नाम है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके 31 से शुरू हो रहा है, क्योंकि हमने 30 क्वेश्चन इसमें से पढ़ चुके हैं। यस, शुरू करते हैं। बैंकों और सहकारी समितियों के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपना ऋण बढ़ाना क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर आपके सामने आता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि ग्रामीण सेक्टर के अंदर, रूरल एरिया के अंदर बहुत ज्यादा किसानों को, फार्मर्स को लूटा जाता है। वहां पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें लोभ लालच देके उनसे भारी भरकम राशि लूट ली जाती है। तो इसलिए बैंकों को और सहकारी समितियों को, यानी कि बैंक्स एंड कोऑपरेटिव, इन दोनों चीजों को वहां पर इंकरेज किया जाता है, ताकि वहां पर लोगों को ऋण आसानी से मुहैया करवाए जा सके। तो यहाँ ऑप्शन आपके पास में आता है ए बी सी डी। चूज कीजिए कौन सा होगा इसका आंसर। अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र ऋण देने के लिए एक अच्छा विकल्प है। ऋण के अनौपचारिक स्रोत पर निर्भरता कम करना, और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक ऋण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर जाता है क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन, टू रिड्यूस द डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, यानी ऋण के अनौपचारिक स्रोत पर निर्भरता कम करना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट जाता है। यस, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यस, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर 32 क्वेश्चन। यस, क्या है क्वेश्चन? शुरू करते हैं। Which among the following issued currency notes and behalf of the central government? निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? बेटा आपको पता है करेंसी नोट जारी करने का अधिकार केवल एक ही विभाग को है, डिपार्टमेंट को है, वो है आरबीआई। आपने जब नोट देखा होगा तो उन नोटों के ऊपर सबसे ऊपर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई, ये लिखा हुआ है आपके सामने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट जाता है। डी ऑप्शन आपको यहाँ पर रेडी कर लेना है। यह आपके वर्तमान में स्टेबलाइज है मुंबई के अंदर। तो मुंबई में रिजर्व बैंक की सबसे प्रमुख शाखा स्थापित की गई है, और यहां से पूरे भारत के अंदर नोट को वैलिड करने का अधिकार जो है वो जारी होता है। यहीं से भारत के संपूर्ण ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो बैंक्स हैं उनके ऊपर नजर रखी जाती है, उनको डायरेक्शन दिया जाता है, उनको रूल रेगुलेशन फॉलो करवाए जाते हैं, और जितना भी इनकम का, रिसोर्स का, जो जीडीपी का जो भी आंकलन होता है वो यहीं पर होता है। तो कुल मिला के आरबीआई ही वह माध्यम है जो करेंसी नोट जारी करता है। यस, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। यस, आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर पढ़ते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। ब्याज दर, संपार्श्विक दस्तावेजीकरण, आवश्यकता और भुगतान का तरीका एक साथ शामिल है। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? यह पूछा जा रहा है कि ब्याज दर,
ये इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करी जा रही है। और कोलेट्रल यानी संपार्श्विक दस्तावेज की आवश्यकता और भुगतान का तरीका सही शामिल क्या है, इनमें से आपको चुनना है कि इन पॉइंटों में से आपके हिसाब से कौन सा राइट जाता है। पहला ए ऑप्शन जाता है एजुकेशनल लोन यानी कि शैक्षणिक गतिविधियां या शैक्षणिक ऋण। इसके बाद टर्म ऑफ क्रेडिट यानी कि क्रेडिट की शर्तें, ऋण की शर्तें। इसके बाद आता है लोन रीपेमेंट यानी कि ऋण चुनौती या चुकौती। इसके बाद आता है हाउसिंग लोन यानी कि आवासीय ऋण। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन जाता है डी, बी ऑप्शन, सॉरी बेटा, बी ऑप्शन आपका राइट जाता है। ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो गलत जाएंगे। यहां आपका बी ऑप्शन राइट है, टर्म ऑफ क्रेडिट यानी कि ऋण की शर्तें। आपको अगर भुगतान करना है, आपको अगर राशि जमा करनी है, आपको आपके कुल धन के ऊपर अगर ब्याज प्राप्त करना है, तो हमें यहाँ पर ऋण की शर्तों का पालन करना होगा। यस, नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है ये, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड NABARD यानी नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन बोर्ड पर कुछ नाम लिखे हुए हैं और इनमें से कौन सा नाम सुटेबल है और कौन सा नाम एग्जैक्टली राइट है, तो चूज कीजिए इसमें से। ए ऑप्शन है नेशनल बैंक ऑफ अहमदाबाद रूरल डेवलपमेंट, अहमदाबाद ग्रामीण विकास बैंक राष्ट्रीय बैंक। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसके बाद नेशनल बैंक ऑफ एशियन रोड्स डेवलपमेंट, एशियाई सड़क विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। नेशनल बैंक ऑफ एशिया एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एशिया एंड रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए। यहाँ बेटा आपका क्वेश्चन का आंसर जाता है नाबार्ड एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से ग्रामीण रूरल एरिया जो है वो विकसित होता है। ग्रामीण क्षेत्र में वहां पर सभी सुख सुविधाओं के लिए ऋण प्रदान किया जाता है और एकमात्र नाबार्ड एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर सभी का विकास संभव है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपके सामने आता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बेटा इस क्वेश्चन को रट लेना, यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये घुमा फिरा कर भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपको फिल इन ब्लैंक के अंदर भी पूछ ले जाए, वन वर्ड के रूप में, वन लाइन क्वेश्चन आंसर में पूछ ले जाए, और एमसी क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया है। नाबार्ड आपको कंफर्म कर लेना है। क्या मैं आगे चलूं? यस यस, स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 35, क्वेश्चन नंबर 35। यस, क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद द कमोडिटी इज नोन एज, किसी वस्तु के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? किसी वस्तु के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान, आपने वस्तु खरीदी, आप मार्केट गए और आपको कोई भी सामग्री जो है वो खरीदनी है। फॉर एग्जांपल आपको पेन जो है वो बाय करना है, तो आपने पेन लेने के लिए वहां पर गए और आपने अपने पास में जब देखा तो आपके जेब के अंदर कोई भी पैसा वगैरह रुपए वगैरह नहीं है, तो आप वहां पर पेन लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास में दूसरा कोई मूल्य नहीं है, उसका प्राइस रेट कैसे गिव अप करें? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वहां आप कहते हो कि मेरे पास में भाई साहब पेन लेना है मेरे को, लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं है, रुपए नहीं है, तो मुझे इसके बदले आपको क्या ऐसा देना पड़ेगा जिससे कि मैं ये चीज ले लूं। तो आपके जेब के अंदर उसने अगर कोई टॉफी देख ली तो वो कह देगा ये 10 रुपए की टॉफी है, मुझे दे दो और मैं तुम्हें पेन दे देता हूँ। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान हुआ। किसी वस्तु के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है तो वह कहलाता है वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तुओं के बदले वस्तु का उपयोग करना। तो यहाँ किसी वस्तु के साथ वस्तु का आदान प्रदान, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान का मतलब हुआ वस्तु विनिमय। यहाँ चाहतों का दोहरा संयोग लिखा हुआ है, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, यानी कि चाहतों का दोहरा संयोग, यहाँ पर वस्तु विनिमय भी आ सकता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपकी स्लाइड पर, क्वेश्चन नंबर 36। यस, क्या है? व्हाट इज
कोलेट्रल यानी कि समपार्श्विक क्या है? बेटा समपार्श्विक का मतलब क्या होता है उसके बारे में आपके सामने चार ऑप्शन आए हुए हैं। ए ऑप्शन आता है सरकार के स्वामित्व वाली संपत्ति, बी ऑप्शन आता है उधारकर्ता के स्वामित्व वाली संपत्ति, सी ऑप्शन आता है बैंक द्वारा दिया गया ऋण, या डी ऑप्शन आता है ऋणदाता के स्वामित्व वाली संपत्ति। तो बेटा समपार्श्विक का मतलब होता है जहां पर उधारकर्ता के स्वामित्व वाली संपत्ति होती है तो उसे समपार्श्विक के नाम से जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन का आंसर राइट है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड के ऊपर देखिए, स्क्रीन बोर्ड के ऊपर 37वां क्वेश्चन है 37। बेटा 37वां क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण ने लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित किया। डिमोनेटाइजेशन बेटा जो हुआ था तो इसको इंकरेज करने के लिए पीपल को क्या क्या करना पड़ा था, आपके सामने ये है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन होता है बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय का सिस्टम है। इसके बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन है यानी डिजिटल लेन देन है। गोल्ड एक्सचेंज है यानी सोने का आदान प्रदान है। और डी ऑप्शन है कोलेटरल बैंक अकाउंट यानी बैंक खाते बंद करना है, क्लोज। या यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन हो गया विमुद्रीकरण करना है आपको यानी कि मुद्रा का उपयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर आपके सामने डिजिटल लेन देन, आज आप अपना मोबाइल लेके जाते हो मार्केट के अंदर, आपको कोई वस्तु खरीदनी है, कोई भी प्रकार की वस्तु आपको पसंद आ गई तो आपको वहां से कोई वस्तु वो खरीदनी है तो आपके पास पैसे तो है नहीं, लेकिन आप अपना मोबाइल निकालते हो और वॉलेट के अंदर आप जहां गूगल पे है या फोन पे है या जो भी आपके पास में माध्यम है उसके माध्यम से आपने बारकोड स्कैन किया और उसका प्राइस जो है वो वहां भेज दिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो विमुद्रीकरण को महत्व देती है। तो इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बेटा ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा है अभी और हो सकता है कि आपको डिमोनेटाइजेशन के माध्यम से ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आपको बोर्ड के एग्जाम में इस क्वेश्चन का प्रिपरेशन पहले से तैयार रखना है। मैंने आपको बता दिया है, आगे फिर से यही क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा फिल इन ब्लैंक के अंदर या वन वर्ड वन लाइन क्वेश्चन आंसर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। यस, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। यस, फ्रॉम वेयर डू रिच अर्बन हाउस होल्ड इन इंडिया बोरो, यानी कि भारत में अमीर शहरी परिवार कहां से उधार लेते हैं। अमीर जो लोग होते हैं, धनी जो व्यक्ति लोग होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, भले वो टीचर्स के रूप में ले लो, लॉयर के रूप में ले लो, या वो हो सकता है कहीं पर कोई डॉक्टर वगैरह है ना, इन लोगों के द्वारा कोई चीज ली जाती है, कुछ उधार लिया जाता है, लोन लिया जाता है, तो वह लोन कहां से लिया जाता है। अमीर जो लोग होते हैं निश्चित है वो एजुकेटेड फैमिली होती है, पढ़ी लिखी होती है, तो पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो लोन कहां से लेते हैं आपको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू, यानी कि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड फैमिली से हैं, और आप लोग जहां तक हो सकता है, मुझे जहां तक समझ में आता है, आप लोग समझदार है, और समझदार आदमी कभी भी किसी व्यक्ति विशेष से लोन नहीं लेगा, वो सरकारी एजेंसी से ही लेगा जहां पर नियम कानून कायदों से काम होता है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आप लोन लेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने आता है रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार से लेंगे, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ऋण का औपचारिक स्रोत लेंगे, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट या ऋण का अनौपचारिक स्रोत लेंगे, या फ्रेंड्स से लेंगे। तो अधिकतर अपने यहाँ पर जब अपन को कुछ राशि चाहिए होती है, जब अपने पास में कुछ धन चाहिए होता है, हम अपना घर निर्माण करवाते हैं या कोई नया कार्य शुरू करते हैं, तो हमें खूब सारा धन चाहिए, और वह रिश्तेदार से लेना उचित नहीं है, वह किसी मित्र से लेना उचित नहीं है, और हमें साहूकारों से, बड़े सेठ से, इनसे तो अपन को बच के ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने आता है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट यानी कि औपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोत में कौन कौन सी चीज आती है, या फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में कौन कौन सी चीज आती है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है ना, और इसके अदर दूसरी जो भी कमेटी वगैरह होती है। यस, नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज नोन एज, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो यह चीजें तो आपने खूब बार पढ़ ली है और समझ में भी आ गई होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना,
शब्दों का खेल है, वर्ड का ही यहाँ पर खेल है, और आप वर्डों को देखकर जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं। तो इन चीजों में थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कीजिए। आपको लगे कि कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, 2 वर्ड के अंदर ही कंफ्यूजन है, तो आप उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद उसको चूज कीजिए। यस, शुरू करते हैं। ए ऑप्शन है ई बैंकिंग, बी ऑप्शन है बैंकिंग, सी ऑप्शन है बार्टर एक्सचेंज, और डी ऑप्शन है प्रोमिसरी बिल। तो यहां पर आपका क्वेश्चन जाता है बार्टर एक्सचेंज, यानी वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। यस यस। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 14। यस, शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? चेक सेटल्स द पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ, यानी चेक निम्नलिखित के उपयोग के बिना भुगतान का निपटान करता है। तो यहां पर आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में क्या क्या है? उनमें पहला ऑप्शन है ए कैश नकद, बी पेपर कागज, सी डॉक्यूमेंटेशन यानी कि दस्तावेजीकरण, और डी बैंक। तो यहां पर चेक एक ऐसा माध्यम है जिसमें पेमेंट विदाउट यानी कि नकद के ही हो सकता है। आपको नकद लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आज के समय में अगर आप कहीं जा रहे हो और किसी को पता चल गया कि इस बंदे के पास में 5 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, तो उसको ये भय बना रहता है कि उसको कहीं कोई लूट ना ले। चोरी डकैती आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे में नकद डिपॉजिट जो भी लेके जाते हैं तो उसमें डर बना रहता है। अगर कोई व्यक्ति चेक बना के लेकर चला गया, अगर आपसे किसी ने छीन भी लिया, अगर चोरी भी हो गया, गिर भी गया, फट भी गया, तो भी आपको वह धन सुरक्षित ही रहेगा, वो धन कहीं नहीं जाने वाला है। इसलिए चेक का उपयोग हमें करना चाहिए, और चेक एक तरह से नकद के रूप में उपयोग में आता है। यस, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 41। यस, आपके स्क्रीन बोर्ड पर पढ़िए। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द डिमांड ऑफ डिपॉजिट? मांग जमा क्या है? मांग जमा किसे कहते हैं? बेटा, बैंकों के अंदर जो धन हमारा जमा होता है, हमने जो वर्षों से मेहनत की है, मशक्कत की है, जो खून पसीना एक किया है, हमने एक एक पाई को इकट्ठा करके बैंक के अंदर डिपॉजिट किया, जमा किया, और जब हम अपने ही धन में से अपनी आवश्यकता के अनुसार जब वहां से विड्रॉल करते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को मांग जमा के नाम से जाना जाता है, डिमांड डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन आता है ए, द कस्टमर ऑफ डिमांड फॉर द डिपॉजिट इन बैंक। ग्राहक कभी भी बैंक में जमा राशि की मांग नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन आता है द बैंक डिमांड फॉर द डिपॉजिट, बैंक जमा राशि की मांग करता है। सी ऑप्शन, द बैंक डजंट डिमांड फॉर डिपॉजिट, यानी कि बैंक जमा की मांग नहीं करता। और लास्ट डी ऑप्शन आता है डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड, बैंक खाते में जमा राशि को मांग पर निकाला जा सकता है। यहाँ स्क्रीन बोर्ड पर आपके जो है एक वर्ड जो है वो थोड़ा सा कट गया है, तो यहाँ पर मांग पर निकाला जा सकता है ना। ये आपका ऑप्शन है, तो यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट जाता है। तो डी ऑप्शन अपन को रेडी कर लेना है। डी ऑप्शन में आता है कि बैंक खाते में जो जमा राशि होती है उसको मांग पर निकाला जा सकता है। जितनी आवश्यकता होती है, आपकी रिक्वायरमेंट होती है, उतना धन आप अपने खाते से बैंक से निकाला जा सकता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। यस, स्क्रीन बोर्ड पर स्लाइड में देखिए, व्हाट इज द डेब्ट ट्रैप, यानी कि ऋण जाल क्या है? यहां पर ऋण जाल वो चीज होती है, एक बार अगर आपने किसी से ऋण ले लिया और आपने समय पर वह ऋण नहीं चुकाया, आपने जो लोन लिया है और वो लोन आपने समय पर चुकाया नहीं, तो वह लोन की किस्तें लगातार बढ़ती चली जाएगी, उस पर जो ब्याज है वो बढ़ता ही चला जाएगा, और आने वाले समय में रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ेगी। आपके सामने बहुत सारी समस्याएं जो है आके खड़ी हो जाएगी। इसलिए हमें ऋण जाल से बचना चाहिए। तो ऋण जाल है क्या? यस,
शुरू करते हैं। ऐसी स्थिति जिससे उबरना संभव नहीं है। हर किसी को लगातार ऋण की आवश्यकता होती है। बैंक ऋण राशि एकत्र करने में असमर्थ है। हर कोई अपना कर्ज चुकाने में सक्षम है। यहाँ ऐसी स्थिति जिससे उबरना संभव नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। और इस ऑप्शन के अंदर ये बता दिया गया है कि अगर आपने ऋण लिया है तो उसको समय पर ही चुका दीजिए, क्योंकि बाद में उसकी स्थिति से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा गुरून ऑनलाइन इस मेगा सीरीज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, मित्रों से, और बने रहिए हमारे साथ में। हम लोग केवल और केवल आपके भविष्य के लिए, फ्यूचर प्लान के लिए ये काम कर रहे हैं। और इसमें केवल आपसे एक चीज की मांग है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इससे जोड़िए, ताकि उनको भी यह डाउट जो है वो क्लियर करने का मौका मिले। हम लोग आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आप एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा दान कहलाता है। यस, तो नेक्स्ट स्लाइड की पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। यस, SHG स्टैंड फॉर, यानी HSG का मतलब क्या है? तो HSG फुल फॉर्म हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी स्वयं सहायता समूह। बेटा मैंने आप लोगों को ये बता दिया है और समझा दिया है कि स्वयं सहायता समूह वो चीज होती है जिसमें अगर कोई व्यक्ति गरीब समूह में रहता है, कोई गरीब व्यक्ति है और गरीब व्यक्तियों के द्वारा एक समूह बनाया जाता है, जिसमें हर दिन या हर महीने में, सप्ते में, 15 दिनों में अगर कुछ कुछ राशि जमा की जाए और उसके बाद में जिस किसी भी व्यक्ति की जरूरत होती है, जिस पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है, उसको वो राशि जो है वो दे दी जाती है। तो ऐसे में उस व्यक्ति का काम भी निकल जाएगा और ग्रुप के साथ में वो जो धन हमने जमा किया था उस पर थोड़ा बहुत ब्याज भी प्राप्त हो जाएगा। तो स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। यस, क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। पढ़िए इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द डिमोनेटाइजेशन? यस, विमुद्रीकरण क्या है? मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है। विमुद्रीकरण का मतलब होता है जब कुछ ऐसे नोट होते हैं जिनको रद्द कर दिया जाता है। आपको पता है हमारे देश में कई बार नोटों को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। हमारे देश में ऐसे बहुत करप्ट लोग हैं जो ब्लैक मनी जो है वो इकट्ठा करते हैं, काला बाजारी करते हैं, मुद्रा का कॉपीराइट कर लेते हैं और उसको कॉपी करके मार्केट के अंदर चला देते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर भी खूब सारा जो है अपने देश की मुद्रा का जो है वो कॉपी किया गया था। इस वजह से 2008 के अंदर आपको पता होगा हमारे यहाँ 2014 के अंदर भी और उसके आगे भी कई बार मुद्रा में परिवर्तन किया गया। 2018 में भी ये हुआ था। कुल मिला के अभी आपको पता है 2000 के नोट भी जो है वो बंद कर दिए गए। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो है वो कुछ करेंसी नोटों को अमान्य घोषित करना, ये बी ऑप्शन आपका राइट है। यस, डिक्लेयर सम करेंसी नोट्स इनवैलिड, यानी कि कुछ नोटों को अमान्य घोषित कर देना, गैर सरकारी घोषित कर देना, यानी कि इनका फिर मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होता है। ये तब होता है जब कॉपीराइट हो जाती है, जब कालाबाजारी होती है, ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, करप्शन बढ़ जाता है और जब लगने लगता है कि व्यक्ति को ठगा जा रहा है, तो ऐसे समय में इस प्रकार की नीति जो है वो अपनाई जाती है। यस, नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्या है क्वेश्चन। मांग जमा के विरुद्ध कौन सी सुविधा नकदी के उपयोग के बिना सीधे भुगतान का निपटान करना संभव बनाती है? तो बेटा मैंने आपको 2 बार ये क्वेश्चन दे दिया है, इसका मतलब समझिए आप। सरकार भी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चेक को महत्व दिया जाए, इंपोर्टेंस दी जाए, और यहां पर आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए ऑप्शन आता है, चेक। यानी मांग जमा के विरुद्ध कौन सी सुविधा नकद उपयोग के लिए, यानी कि आप कहीं पर जा रहे हो, आपको किसी प्रकार का कोई डर ना हो,
कोई वहम ना हो, और इसलिए आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन के लिए चेक जारी किया जाता है, जिससे आपको कोई प्रकार का डर नहीं रहता। तो इसी के साथ मैं यशपाल सिंह सिसोदिया आप लोगों की इसी प्रकार से मदद करता रहूंगा। आप लोगों के लिए ऐसे ही गुरून चैनल काम करता रहेगा। गुरून 4.0 रीलोडेड में हमेशा हम आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।